पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें अब बुरी तरह से बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में 45 दिनों के भीतर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट में 172 पेजों की चार्जशीट जमा की गई है। साथ ही ईडी ने करीब 15,000 पेजों के डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए। ईडी ने यह भी बताया कि मामले की जांच अभी भी चल रही है। वहीं इसके साथ ही ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों की 103 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर दी है। ईडी ने जो संपत्ति कुर्क की है उसमें 40.33 करोड़ रुपए की 40 अचल संपत्ति और 7.89 करोड़ रुपए की शेष राशि वाले 35 बैंक खाते शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, एक फार्म हाउस, कोलकाता शहर में प्राइम लोकेशन की जमीन और बैंक बैलेंस शामिल है। जांच एजेंसियों ने अर्पिता मुखर्जी के टालीगंज स्थित आवास पर छापा मारा था और उनके फ्लैट से 52 करोड़ रुपए नकद एवं सोना चांदी बरामद किए थे। इसी मामले में अर्पिता की भी गिरफ्तारी हुई थी। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता 21 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रखा गया है। वहीं ईडी ने दावा किया है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के पास से बड़ी मात्रा में नकद और संपत्तियां बरामद की गई हैं। उनके नाम पर संयुक्त संपत्तियां और फर्जी कंपनियां थी, जबकि अटैच की गई संपत्तियों को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व में पाया गया है। गौरतलब है कि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था और 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार के तत्कालीन मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। पार्थ चटर्जी 23 जुलाई से 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहे थे। ईडी ने 2 ठिकानों पर छापे मारे थे। यहां से उसे कुल 49.80 करोड़ रुपए की नकदी और 5.8 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने और आभूषण जब्त किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को मुख्य आरोपी बताया था। साथ ही 6 कंपनियों के नाम भी दिए थे। आरोप पत्र में 43 गवाहों का जिक्र किया गया है। इससे पहले दोपहर में ईडी के अधिकारी 2 ट्रक में आरोप पत्र लेकर कोलकाता पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि जब्त पैसों का इस्तेमाल हवाला कारोबार के लिए किया जाता था। बता दें कि पार्थ चटर्जी फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं और इससे पहले वो प्रेसिडेंसी जेल में कैद थे। वहीं अर्पिता मुखर्जी अलीपुर केंद्रीय महिला जेल में हैं। हाल ही में कोर्ट में अपने पेशी पर जमानत याचिका खारिज होने के बाद पार्थ चटर्जी ने रोते हुए अलीपुर कोर्ट में कहा था, मैंने सब कुछ सुना है। इस मामले में मेरी क्या भूमिका है? मैं एक मंत्री था। एसएससी प्राइमरी बोर्ड खुद काम करता था। उन्होंने सभी को काम पर रखा। मेरी कोई भूमिका नहीं है। पार्थ के वकील ने दावा किया कि पार्थ कहीं नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे। वकील ने कहा कि अगर उन्हें जमानत मिल भी जाती है तो जांच में कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार अभी पार्थ मामले में आगे कई दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे के आदेश देने पर खूब हंगामा मचा था। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम विपक्ष ने अनर्गल आरोप लगाए और यूपी सरकार पर एक धर्म विशेष को निशाना बनाने की बात कह दी। ओवैसी ने तो इसे दूसरा एनआरसी तक कह डाला। हालांकि सर्वे के पीछे योगी सरकार का वाजिब तर्क था कि इस सर्वे के माध्यम से सरकार मदरसों की पहचान कर वहां बेहतर शिक्षा का रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन अब जबकि मदरसों का सर्वे शुरू हुए हफ्ता भर ही हुआ है, योगी सरकार सही निकली और एक बहुत बड़े झूठ की पोल खुलने लगी है। अभी तक के सर्वे में खुलासा हुआ है कि राज्य से 2500 मदरसे गायब हो गए हैं। मतलब यह कि यह मदरसे फर्जी थे और इनका मुसलमानों की शिक्षा से कोई पैरोकार नहीं था। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा है कि सर्वे के शुरू होते ही राज्य से 2500 मदरसे गायब हो गए हैं। डॉक्टर जावेद ने कहा कि यह सच है कि भारी संख्या में मदरसे केवल कागजों पर चल रहे थे। इनके नाम पर आने वाले चंदे जकात का पैसा गलत लोगों की जेब में जा रहा था। जब सर्वे की शुरुआत हुई थी तब यूपी में 19,000 से ज्यादा मदरसे होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इनकी संख्या केवल 16,513 रह गई है, यानी 2,500 से ज्यादा मदरसे गायब हो गए हैं। इससे गलत हाथों में जाने वाला पैसा बचेगा और यह पैसा गरीब मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। वहीं मदरसों के सर्वे का विरोध करने वाले लोगों पर आगे बोलते हुए डॉक्टर जावेद ने यह भी कहा कि जो लोग मदरसों के सर्वे का विरोध कर रहे थे वे इसे मुसलमानों के आंतरिक मामलों में सरकार का दखल बता रहे थे। लेकिन जब आप केंद्र सरकार से हर साल 3,000 करोड़ रुपए की सहायता लेंगे, अनेकों मदरसों में 50,000 से लेकर लाख रुपए से ज्यादा वेतन लेंगे और उन्हीं मदरसों में सरकार से मिलने वाली बिजली, पानी, सड़क की सुविधा का उपयोग करेंगे, तो यह आपका व्यक्तिगत मामला कैसे रह गया?
सरकार को ऐसे संस्थानों के लिए नियम बनाने और इसके हितधारकों की चिंता करने का अधिकार है। इससे कोई बच नहीं सकता। जावेद ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो गरीब मुसलमानों के बच्चों को आधुनिक बेहतर शिक्षा देने के पक्षधर होगा, वह मदरसों के सर्वे को गलत नहीं ठहरा सकता। हमें समझना चाहिए कि मदरसों के सर्वे का विरोध अब तक कौन और क्यों कर रहा था। जो असदुद्दीन ओवैसी मदरसों के सर्वे को दूसरा एनआरसी कह रहे थे, उन्हीं के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बेटा अमेरिका में एमबीबीएस कर रहा है और बेटी लंदन में लॉ पढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग ओवैसी की बातों में न आएं। उन्होंने बताया, वे लोग अपने बच्चों को बड़े अंग्रेजी मिशनरी स्कूलों में पढ़ाकर उनके लिए तरक्की का रास्ता खोलना चाहते हैं, जबकि गरीब के बच्चों को धार्मिक शिक्षा तक सीमित रखना चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे केवल राजनीति जिम्मेदार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के गरीब बच्चे भी अब आधुनिक शिक्षा हासिल करेंगे। उनके विकास का रास्ता खुल गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के मदरसों का सर्वे करवा रही है। यह सर्वे 13 सितंबर से शुरू हो चुका है। मदरसों के इस सर्वे के लिए 5 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले में आम आदमी पार्टी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। उसके कई मंत्रियों और विधायकों के नाम इस घोटाले में सामने आ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तो मुख्य आरोपी हैं, लेकिन जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि शराब घोटाले के तार हैदराबाद से भी जुड़े हैं और वहां के होटलों में बैठकर व्यापारियों और नेताओं के बीच साठगांठ हुई। इसमें तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस का नाम भी उछला था, लेकिन तब टीआरएस ने इसका खंडन किया था। लेकिन अब शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच हैदराबाद तक पहुंच गई है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। श्रीनिवास राव और उनकी कंपनी के दफ्तर पर भी रेड पड़ी है। दावा है कि राव के कई बड़े नेताओं से संपर्क है। अब ये नेता कौन है, यह साफ नहीं बताया जा रहा, लेकिन अब इस मामले में ईडी की जांच प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली से बाहर पहुंच गई है। ऐसे इनपुट मिले हैं कि हैदराबाद में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका इस घोटाले से सीधा कनेक्शन है। श्रीनिवास राव को लेकर तो दावा हुआ है कि ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उसी आधार पर उनके घर दफ्तर पर रेड मारी गई है। बड़ी बात यह है कि ईडी ने पिछले दिनों भी 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। जब से सीबीआई को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का शक हुआ था, ईडी की भूमिका भी बड़ी हो गई है और केस में उसकी सक्रियता भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों की जांच साथ में चल रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में शराब घोटाले के संबंध में जारी जांच के बीच भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने टीआरएस मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर आरोप लगाए थे। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमित मालवीय ने कहा कि अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो इस मामले में आरोपी हैं, और अभिषेक राव कविता के करीबी दोस्त हैं। ईडी ने अभिषेक राव और अरुण पिल्लई के घरों पर शराब घोटाले के मामले में छापेमारी भी की थी। इसके साथ ही मालवीय ने कहा कि 17 फरवरी को केसीआर के जन्मदिन पर ये सभी एक साथ तिरुपति मंदिर में दिखाई दिए थे। वहीं भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि के कविता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और शराब माफिया के बीच बिचौलिए का काम किया था। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के परिवार के सदस्यों ने दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर हुई एक बैठक में भी हिस्सा लिया था। इसके साथ ही केसीआर के परिवार ने इसी शराब नीति को पंजाब में भी लागू करवाया था। उन्होंने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर दिल्ली के लिए प्लान तैयार किया था। वहीं सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी माना है। कई घंटों की उनसे पूछताछ हुई है। उनके घर पर रेड भी पड़ी है। कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं उसी मामले में, क्योंकि पैसों के लेन देन के बात भी सामने आई है। ऐसे में ईडी भी जांच में जुटी हुई है। वहीं छापेमारी के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला, अब ईडी के छापे मारेंगे, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं उसे रोकने का काम हो रहा है, लेकिन उसे रोक नहीं पाएंगे। या सीबीआई यूज कर लें, ये ईडी यूज कर लें, उसे रोक नहीं पाएंगे। शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं है। मैंने ईमानदारी से काम किया है। 4 स्कूलों के नक्शे और उन्हें मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट का गठबंधन महाराष्ट्र की सियासत का नया अध्याय बनता जा रहा है। इस गठबंधन ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में अपनी बड़ी पैठ बना ली है, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के लिए चिंता का सबब बन गया है। राज्य के 16 जिलों की
पंचायत चुनाव में भाजपा शिंदे गठबंधन को धुआंधार सफलता मिली है। इस गठबंधन ने 50% से अधिक सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। गठबंधन के 50% से ज्यादा उम्मीदवार सरपंच बन गए हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे की जुगाड़ वाली सरकार के पतन के बाद भाजपा और शिंदे गुट के गठबंधन की सरकार बनी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भाजपा समर्थित 259 और शिंदे गुट की शिवसेना समर्थित 40 उम्मीदवार सरपंच बने हैं। रविवार को 16 जिलों की 547 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई थी। उस दौरान 76% मतदान हुआ था। ग्राम पंचायत चुनाव के अलावा गांव के सरपंच भी सीधे चुने गए। बावनकुले ने बताया कि चुने गए 50% से ज्यादा सरपंच शिंदे भाजपा गठबंधन के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के नतीजों ने शिंदे फडणवीस की सरकार में महाराष्ट्र की जनता के भरोसे की पुष्टि कर दी है। मुंबई में बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि मानसून के बाद चुनाव आयोजित हो सकते हैं। इधर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना समेत राज्य के सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल बीएमसी पर उद्धव ठाकरे गुट का कब्जा है। पिछले चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि शिंदे कैंप की बगावत के बाद चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दशकों तक झूठ बोलकर और आम लोगों को बरगलाकर कश्मीर की आवाम के मन में भारत के खिलाफ जहर भरने वाली कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से जहर उगला है, लेकिन इस बार वो अपने ही जाल में फंस गई। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि कश्मीर घाटी में मुसलमान बच्चों से हिंदू भजन गवाए जा रहे हैं और उनके मजहब पर वार किया जा रहा है। लेकिन जब जांच हुई तो महबूबा मुफ्ती का पूरा झूठ सामने आ गया और उनकी बुरी नीयत भी आईने की तरह साफ हो गई। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने महात्मा गांधी के एक भजन को लेकर झूठे दावे किए। महबूबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो को अपलोड करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी के एक स्कूल में हिंदू भजन गाए जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों से जबरदस्ती हिंदू भजन गवाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बच्चों को मजबूर कर रहा है कि बच्चे हिंदू भजन गाएं। लेकिन जांच में पता चला कि कश्मीर के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती 2 अक्टूबर को आने वाली है। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम होने हैं। इसके साथ ही बीते 13 सितंबर को भी सर्वधर्म प्रार्थना नाम से एक कार्यक्रम रखा गया था। इसको लेकर बताया गया था कि सर्वधर्म प्रार्थना में बापू के सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम स्कूल में गाया जाएगा। इसीलिए 13 सितंबर को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ये भजन बच्चों द्वारा गाया गया। लेकिन उसी कार्यक्रम में से एक छोटा सा वीडियो निकालकर और उसे अपलोड कर महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर आरोप लगा दिए, जो कि सरासर गलत आरोप है। प्रशासन छात्र छात्राओं को महात्मा गांधी के जीवन से अवगत करा रहा है और उनकी जयंती को मना रहा है। इसमें हिंदू भजन थोपने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मुफ्ती ने युवाओं को भड़काने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर इल्जाम लगाया, ये लोग समरसता सब कुछ छीन चुके हैं और अब हमारे मजहब को भी हमसे छीन ले रहे हैं। मुफ्ती ने ट्विटर पर पोस्ट लिखकर कहा, धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद करना, जामा मस्जिद पर ताला और स्कूलों में बच्चों को हिंदू भजन सिखाना यही दिखाता है कि भारत सरकार कश्मीर में हिंदुत्व का एजेंडा चला रही है। हम बदलते जम्मू और कश्मीर की खामियाजा भुगत रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने 105 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। वहीं जो वीडियो उन्होंने शेयर किया उसमें पहले स्कूल का बोर्ड दिखाई देता है। इसके बाद क्लासरूम में लगभग दर्जन भर स्टूडेंट भजन गाते हुए दिखते हैं। वहीं शिक्षक सामने खड़े होकर भजन गवाते हैं। क्लास में कई छात्राएं भी दिखाई देती हैं जिन्होंने नकाब पहन रखा है और बच्चे भजन गा रहे हैं। यही नहीं, महबूबा ने दूसरा भजन गाने की सलाह देते हुए अभी कहा कि उसका क्या हुआ, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी। उसमें क्या बुराई थी? उसमें तो किसी मजहब का जिक्र ही नहीं था। उसे बंद किया और अब भजन गाने को कह रहे हैं। भजन की हम कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन मुसलमान बच्चों से भजन गवाना, मेरा उनसे सवाल है कि वो क्या करना चाहते हैं। अब महबूबा मुफ्ती को कौन समझाए कि महात्मा गांधी पर होने वाले प्रोग्राम में उन्हीं के भजन गाए जाएंगे, न कि किसी और के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जर्मनी में पंजाब के मुख्यमंत्री साहब पीकर इतने टल्ली हो गए कि चलने के लायक नहीं रहे। उन्हें फ्रैंकफर्ट में विमान से नीचे उतारा गया। फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई। अब इस बात पर विपक्ष और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। विपक्ष का दावा है कि भगवंत मान के नशे में होने की वजह से विमान से उतारा गया। इस घटना से देश का अपमान हुआ कि वहां का एक मुख्यमंत्री पीकर इतना मदहोश हो जाए कि सीधे खड़ा भी ना हो पाए।
वह भी विदेश की धरती पर। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले को सरासर झूठा बता रही है। सच क्या है यह या तो भगवंत मान जानते हैं, विमान के यात्री जानते हैं और लुफ्तांसा एयरलाइंस। लेकिन लुफ्तांसा ने कोई जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। मामला नागरिक विमानन मंत्रालय तक पहुंच गया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बात सामने रख दी। पंजाब के मुख्यमंत्री को लुफ्तांसा विमान से उतारे जाने के आरोपों की जांच की मांग पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय धरती थी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम तथ्यों की पुष्टि करें। लुफ्तांसा को डेटा देना चाहिए। मैं निश्चित रूप से मुझे भेजे गए अनुरोधों के आधार पर इस पर गौर करूंगा। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर इस घटना की जानकारी जुटाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लग रहा है कि उनके शराब के नशे में धुत होने के कारण जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांसा की फ्लाइट में देरी हुई। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मान पर यह आरोप लगाया। सुखबीर बादल ने मान पर दुनिया भर के पंजाबियों को शर्मिंदा करने तक का आरोप लगाया। सुखबीर बादल ने ट्वीट में लिखा कि सह यात्रियों के हवाले से परेशान करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लुफ्तांसा की फ्लाइट से इसलिए उतारा गया क्योंकि उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि चल भी नहीं पा रहे थे और उड़ान में 4 घंटे की देरी हुई। वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं जा पाए। इन खबरों ने शर्मसार किया है और दुनिया भर के पंजाबियों को शर्मिंदा किया है। विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय का कहना है कि अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने दिल्ली लौटने में देरी की। वहीं आम आदमी पार्टी ने विपक्ष पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने इसे विपक्षी दलों का प्रोपेगेंडा करार दिया और सुखबीर बादल और कांग्रेस से असत्यापित आरोप लगाने के लिए माफी मांगने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के खास विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में इतनी लूट मचाई कि दूसरे राज्य इसके बाद सतर्क हो गए हैं। असल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और उसकी संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचने की घटनाएं कई बार सामने आती रही हैं। ताज़ा मामला अमानतुल्लाह खान का है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड में जमकर धांधली मचाई और करोड़ों रुपए का खेल खेल दिया। इस मामले में अमानतुल्लाह खान फिलहाल गिरफ्तार हैं और मामले की जांच जारी है। इस तरह की घटनाएं यूपी में न हो और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए मदरसों का सर्वे करवाने का आदेश देने के बाद अब योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे करवाएंगे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है और सर्वे का काम 1 महीने में पूरा करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, प्रदेश भर के 75 जिलों में जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराया जाए। इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके पीछे सरकार की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की है। आदेश के मुताबिक यूपी में प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी। साथ ही सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच 1 माह में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शराब घोटाले के बाद दिल्ली की कथित कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार का एक और कारनामा जनता के सामने है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुए बड़े भर्ती घोटाले के आरोप में अमानतुल्लाह खान एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की हिरासत में हैं और जांच में कई नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल एसीबी ने रेड के दौरान 2 डायरियां बरामद की थी। इसमें एक लाल और दूसरी सफेद डायरी थी। इन डायरियों से कई बड़े राज खुल सकते हैं, लेकिन लाल डायरी को लेकर आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा ही सख्ते में है। सूत्रों के अनुसार इस डायरी में हवाला ट्रांजैक्शन से लेकर अंडरवर्ल्ड तक के कनेक्शन की बात दर्ज है। इसमें अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। भाजपा ने भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है और लाल डायरी मिलने से आम आदमी पार्टी सख्ते में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि इस डायरी में हवाला ट्रांजैक्शन से लेकर आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड तक के कनेक्शन की बात है। आदेश गुप्ता ने कहा कि जब अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी होती है तो वहां नकदी भी मिल रही है, हथियार और कारतूस भी मिल रहे हैं। एक लाल डायरी भी मिली है। इस रहस्यमयी लाल डायरी के बाद आम आदमी पार्टी सख्ते में आ गई है। इस लाल डायरी का कनेक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिय विधायक अमानतुल्लाह खान के आतंकवादियों से संबंध हो
उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध, सांठगांठ की कहानी या लाल डायरी कह रही है। इसमें हवाला ट्रांजैक्शन की सारी बातें छिपी हुई हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी हर दिन नए बयान दे रही है। गौरतलब है कि अमानतुल्लाह खान के मुंशी कौसर इमाम सिद्दीकी के घर पर एसीबी के छापे के दौरान अवैध हथियार, 12 लाख कैश और 2 डायरी मिली थी। इसमें एक लाल रंग की डायरी में रुपयों के लेन देन की बातें दर्ज हैं। छापेमारी के बाद से ही कौसर फरार है। कब कहां से पैसे आए और कब किसको कितने रुपए दिए गए, बताया जा रहा है कि डायरी में सारी बातें दर्ज हैं। अमानतुल्लाह खान के घर के अलावा जिन 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, उनमें विधायक के करीबी हामिद अली का घर भी शामिल था। हामिद के घर से भी एक गैर लाइसेंसी विदेशी पिस्टल और 12 लाख रुपए कैश मिले थे। एसीबी ने कोर्ट में बताया था कि अमानतुल्लाह खान के घर और 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड में 34 रजिस्टर, 6 चेकबुक, 1 डायरी और 2 जगहों की रेड में 24 लाख रुपए बरामद हुए थे। एसीबी ने बताया कि डायरी में 4 करोड़ कैश बाय हैंड की एंट्री मिली है, जो अमानतुल्लाह के नाम पर है। वहीं सूत्रों के अनुसार एसीबी की पूछताछ में हामिद अली ने कहा है कि हथियार और रुपए अमानतुल्लाह खान के ही उसके घर पर रखे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान का हामिद से कोई संबंध नहीं है। बहरहाल अमानतुल्लाह खान के मामले में हर रोज जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुजरात में अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से फजीहत हो गई। चुनाव प्रचार के लिए आए जब चार्टर्ड प्लेन से गुजरात के चक्कर लगा रहे केजरीवाल का स्वागत लोगों ने मोदी मोदी के नारों से किया, लेकिन बेचारे केजरीवाल मारे शर्म के सिर्फ मुस्कुराते रहे और उल्टे पांव वहां से निकल लिए। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनकी पार्टी दिल्ली में भले ही घोटालों में फंसी हुई है, लेकिन केजरीवाल शायद अब दिल्ली वाला यही मॉडल गुजरात को भी दिखाना चाहते हैं। इसीलिए वो दिल्ली छोड़ गुजरात पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं और अपने कभी ना पूरे होने वाले वादों की भी झड़ी लगाए हुए हैं। चुनाव भले ही इस साल के अंत में है, लेकिन केजरीवाल अभी से गुजरात के दौरे पर दौरे कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि केजरीवाल के दावों से इधर गुजरात में आम आदमी पार्टी को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। उसके अब तक कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और पैसे लेकर टिकट देने के आरोप भी लगा चुके हैं। वहीं अब खुद केजरीवाल को फजीहत झेलनी पड़ी है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर गुजरात के बड़ोदरा पहुंचे केजरीवाल का एयरपोर्ट पर स्वागत मोदी मोदी के नारों से हुआ। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि सीएम केजरीवाल जैसे ही बड़ोदरा एयरपोर्ट से एग्जिट हुए, तभी परिसर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। खबरों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे एग्जिट गेट से बाहर निकले, तभी वहां अचानक मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। इसकी प्रतिक्रिया में सीएम केजरीवाल बस हाथ जोड़कर मुस्कुराते रहे। बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल बड़ोदरा के टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने नारों को लेकर अपने एक बयान में कहा, बड़ोदरा एयरपोर्ट पर मैं उतरा तो वहां 30-40 लोगों ने मेरे सामने मोदी मोदी के नारे लगाए। गुजरात में ऐसा माहौल बन गया है कि बीजेपी को बहुत तकलीफ होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कहते थे कि 66 सीटें ऐसी हैं अर्बन इलाकों में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी है। इस बार इन सीटों पर भी काफी तकलीफ होने वाली है। जाहिर तौर पर ये मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही। दूसरी चीज यह है कि जब भी राहुल गांधी गुजरात आए तो इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे होकर केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाते हैं, दोनों मिलकर गाली देते हैं। वहीं आपकी राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के अनुसार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अहमदाबाद का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे उत्तरी गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने से पहले साबरमती आश्रम जाएंगे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही सीएम केजरीवाल गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ सिक्योरिटी को लेकर बदसलूकी की थी। जब सीएम एक ऑटो में बैठकर डिनर के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका तो वे भड़क गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।